अब बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ा टिपिकल सा टॉपिक आपका आता है, और ये टिपिकल टॉपिक जो है इसका नाम आता है बच्चों आपके राजस्थान की चित्रकला। क्या नाम है? अरे सुना है क्या? अरे है या नहीं है? अरे बोलो। अच्छा जी, तो उस चित्रकला के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चित्रकला में ये जो प्रधान रंग आते हैं, प्रमुख चित्रकार आते हैं, इनका मामला एकदम सेट हो जाता है। दूसरा चित्रकार कहीं पहुंच जाता है और रंग जो है कहीं गुलाबी की जगह लाल और लाल की जगह नीला और नीले की जगह पीला हो जाता है। प्रमुख चित्रों की बात अगर की जाएगी, यह भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। गीत गोविंद आपके मेवाड़ में भी आता है, गीत गोविंद आपके आमेर में भी आता है। 12 मासा का चित्रण, भागवत पुराण का चित्रण कई जगह अपने को महत्वपूर्ण चित्र शैलियों में देखने को मिलता है। अब इस टिपिकल टॉपिक को आसान कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए और यहाँ से आने वाले प्रश्न को ठीक कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। वैसे चित्रकला की बात अगर की जाए, क्या आदिम काल से चली आ रही परंपरा है कि चित्रकला? और है ना? तो मनुष्य के द्वारा जो भी उसके मन में विचार आया करते थे, उन विचारों को मनुष्य आदिम काल से ही बच्चों आपके क्या कर दिया करता था, आपके गुफाओं में मनुष्य रहा करता था। आपको पता होगा, साइंस के आदमी हो आप लोग। और जब मनुष्य जो था, जब सभ्य जीवन उसका नहीं था, तब क्या वह जंगलों में निवास किया करता था क्या? अरे बोलो। कच्चा पिच्चा जो कुछ उसके सामने है उसका मामला कर दिया सेट और उसको खा लिया और वापस गुफा के अंदर चला गया। लेकिन मन में विचार तो उसके भी आते होंगे, तो मन के जो विचार उसके अंदर आया करते थे, उनको वह रेखाओं के माध्यम से चित्रित करने का कार्य किया करता था। किसके माध्यम से? जैसे आपको पता होगा, आपने एक सभ्यता पढ़ी है जिसका नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? और इसी हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, क्या लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, क्या अपन उसको पढ़ पाए क्या? अरे बोलिए, नहीं पढ़ पाए। उनके जो आपकी भाषाओं के जो चिन्ह हुआ करते थे, यह कुछ इस प्रकार से आपके चिन्ह जो हैं ये इनके द्वारा आपके बनाए गए। इसका मतलब उसने मन के विचारों को रेखाओं के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास तो किया, लेकिन भैया आपके यहाँ पर ये चित्रकला जो थी उनमें रंगों का प्रयोग प्रारंभिक रूप से अपने को देखने को नहीं मिलता, रेखाओं का प्रयोग उसके द्वारा बहुतायत रूप से किया गया। मान लीजिए जैसे उसने कोई महिला बनाने का प्रयास किया, तो उसने इस प्रकार से ये महिला का चित्रण जो है ये कर दिया। और इस प्रकार जो रेखाओं के माध्यम से आदिम काल में चित्र बने, उन्हें बच्चों आपके कहा जाता है अकारद। क्या बोलते हैं? आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता, अकारद क्या है? तो अकारद की बात अगर की जाएगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी शैलाश्रय की बात हम अगर करें या फिर किसी गुफा की बात हम अगर करें, उसमें रेखाओं के माध्यम से जो चित्र आपके मनुष्य के द्वारा आदिम काल में बनाए गए, उन्हें कहा जाता है क्या? अकारद। तो मैंने ये कहा सीधा सा सिंपल सा मामला है, शैलाश्रय में बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? अरे बोलो। इसका मतलब क्या राजस्थान में भी इसके कोई एग्जाम्पल मिले क्या? राजस्थान में कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभ की बात हम कर रहे हैं, तो आपने एक स्थान आता है जिसका नाम आता है आलनिया। क्या नाम है? एक स्थान आता है इसका नाम आता है दर्रा। क्या नाम है? और एक स्थान आता है इसका नाम आता है तिपटिया। क्या नाम है? तिपटिया। 3 स्थान मैंने आपको बताया, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। और इनकी बात अगर की जाएगी, ये कहाँ पर पढ़ते हैं? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में कुछ शैलाश्रयों पर उकेरे गए चित्र जो आदिम काल के आते हैं, ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक जगह और आती है बच्चों, इसका नाम आता है आपके सोहनपुरा। और सोहनपुरा की बात अगर की जाएगी, ये कहाँ पर है? सीकर में। अरे कहाँ पर है? एक जगह और आती है, इसका नाम आता है गरदड़ा। कौन सी है? और गरदड़ा जो है ये आपके कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक इसी प्रकार एक जगह आती है बच्चों, इसका नाम आता है दर। और दर जो है ये आपके कहाँ पर आता है? भरतपुर में। और एक जगह और आती है, इसका नाम आता है बच्चों आपके बेराट। और बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। तो मैंने ये कहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य के द्वारा अपने मन के विचारों को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया जाने का कार्य किया जाता था। और इसे ही शैलाश्रय में उकेरे गए इन चित्रों को हमने नाम दिया है क्या? अकारद। जिसके कुछ एग्जाम्पल हमें अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा? दर्रा और तिपटिया। कहाँ पर है ये? सोनपुरा, सीकर, गरदड़ा, बूंदी, दर भरतपुर और बेराट जयपुर। अब ये जरूरी नहीं है कि पेंटिंग केवल और केवल कागज के ऊपर ही की जाए। आपने देखा होगा
यह चित्रकारी जो है वह आपकी लकड़ी के ऊपर भी होती है, साथ ही साथ कपड़े के ऊपर भी चित्रकारी की जाती है। मानव अपने शरीर के ऊपर भी चित्रकारी करवाने का काम करता है। अर्थात हम ऐसा कह रहे हैं कि कागज़ के अलावा भी पेंटिंग या चित्रकारी जो है वह आपके की जाती है। जैसे भित्ति चित्रों के रूप में आप दीवारों के ऊपर भी चित्रकला को देखते हैं। तो अलग अलग जो चित्रकला आपके, चाहे काष्ठ की बात हो, चाहे आपके शरीर की बात हो, या फिर और अन्य किसी साधन के ऊपर चित्रकारी की बात की जाए, उन्हें भी अलग अलग नामों से बच्चों आपके पुकारा जाता है। जैसे एक शब्द आता है बच्चों आपके, इसका नाम आता है भराड़ी। क्या नाम है? अरे बोलो क्या नाम है? भराड़ी की बात अगर की जाए तो भराड़ी वैसे भीलों में देवी भी आती हैं क्या? और भीलों की बात अगर की जाएगी, भीलों के द्वारा इनके विवाह या फिर मांगलिक अवसर की बात हम अगर करें, मैं विशेष तौर से इंगित करना चाहूँगा आपके विवाह को। और यहाँ पर विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर दीवार के ऊपर इनके द्वारा आपके मांगलिक चित्र बनाए जाते हैं। मांगलिक चित्र बनाने का मतलब यह है कि ये अपने देवी देवताओं के क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, और उसकी आपकी आराधना इनके द्वारा की जाती है। यह आपके क्या कहलाते हैं? भराड़ी। अरे क्या कहलाते हैं? जैसे अपने यहाँ पर घर परिवार में शादी होती है तो आपने देखा होगा कि घर परिवार में होने वाली शादी के अवसर पर घर की एक बुजुर्ग महिला जो है यह दीवार पर इस प्रकार से कुछ पेंटिंग बनाती है, हाँ या ना? अरे बनाती है क्या? कहीं वो गणेश जी को बनाती है, कहीं यह आपके स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है। अलग अलग डिजाइन उसके द्वारा यहाँ पर की जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन जब पहली बार आते हैं तो उनको इन्हीं देवी देवताओं के धोक लगाई जाती है। अरे हाँ या ना? तो देखिएगा ठीक इसी प्रकार भीलों में मैंने ये कहा विवाह और मांगलिक अवसरों के ऊपर दीवार के ऊपर जो आपके देवी देवताओं के मांगलिक चित्र जो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भराड़ी। क्या कहते हैं? तो आप बता दोगे अगर आपसे पूछे भराड़ी क्या है, तब आपका आंसर आएगा कि भीलों के द्वारा मांगलिक अवसरों पर या विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं? भराड़ी। एक इससे पहले शब्द मैंने आपको बताया क्या है? अकारत। क्या नाम है? अकारत क्या है? किसी शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र क्या कहलाते हैं? अकारत। क्या प्रारंभ में रेखाओं का प्रयोग ज्यादा होता था क्या? इसी प्रकार बच्चों एक शब्द आता है, इसका नाम आता है सांझी। क्या नाम है? और सांझी जो है यह अभी वर्तमान में अगर हम देखें कौन सा पक्ष चल रहा है? श्राद्ध पक्ष चल रहा है क्या? अरे बोलो। तो इसी श्राद्ध पक्ष की बात आती है, और इसी श्राद्ध पक्ष में बच्चों क्या होता है, जो आपके कुंवारी कन्याएं होती हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है? यह आपके सफ़ेद दीवार के ऊपर किससे? गोबर से। अरे किससे? गोबर से आपके देवी का क्या बनाती हैं? स्वरूप बनाती हैं। और इसी स्वरूप को बच्चों आपके माता पार्वती मान करके इन कन्याओं के द्वारा क्या की जाती है? इसकी पूजा की जाती है। और यह पूजा जो की जाती है यह अच्छे वर की कामना हेतु की जाती है। और यही गोबर से बनाया गया देवी का स्वरूप जो है यही आपके क्या कहलाता है? अरे बोलो। सांझी। किस दीवार पर? अब जरूरी थोड़ी है, कई जगह कई घर में सफ़ेद नहीं हो तो पीली दीवार हो तो बनाना मना है क्या? अरे बोलो। अमूमन सफ़ेद दीवार होती है जिसमें गोबर से आपके देवी का स्वरूप बना दिया जाता है, और उसी की माता पार्वती मान करके पूजा अच्छे वर की कामना हेतु कुंवारी कन्याओं के द्वारा की जाती है। वह क्या कहलाता है? सांझी। अगर आपने सुना हो नाथ द्वारा का नाम, और नाथ द्वारा में हमने बात की होगी आपके किससे? केले के पत्ते से। अरे किससे? केले के पत्ते से क्या बनाई जाती है? सांझी का निर्माण आपके नाथ द्वारा में किया जाता है। बाकी जगह हम देख पा रहे हैं श्राद्ध पक्ष में गोबर से देवी का स्वरूप बना करके आराधना कुंवारी कन्याओं के द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु की जाती है। तो 3 शब्द मैंने आपको अब तक बताए। पहला कौन सा है? अरे अकारत है क्या? अकारत का मतलब है शैलाश्रय चित्र। क्या है? शैलाश्रय में उकेरे गए या बनाए गए चित्र। और नंबर 2 पर हमने देखा कौन सा है? भराड़ी। किसमें है ये? बेलों में मांगलिक अवसरों विवाह के अवसर पर दीवार पर बनाए गए मांगलिक या देवी देवताओं के चित्र। साथ ही साथ एक कौन सा है? सांझी। क्या गोबर से देवी का स्वरूप बनेगा क्या?
चलेगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कपड़े पर चित्रकारी के उदाहरण। अगर हम देखें तो क्या कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है क्या? और कपड़े पर की जाने वाली इस चित्रकारी का एक तो उदाहरण आपने वल्लभ संप्रदाय के समय देखा होगा, और इसकी बात अगर की जाएगी, यह क्या है आपके पिछवाई। और पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे कहाँ की? क्योंकि हमें इसी चित्रकला की शैली में मेवाड़ स्कूल पढ़ना है, और मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही हमें नाथ द्वारा शैली के चित्रों के बारे में भी बात करनी है। वहाँ पर हम इस पिछवाई चित्रण के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा के पीछे एक कपड़ा लगा दिया जाता है, जिस पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन जो है वह साथियों आपके किया जाता है, जिसमें कृष्ण जी को माखन खाते हुए दर्शा दिया गया, माता यशोदा और कृष्ण जी का चित्र बना दिया गया, कृष्ण जी को गाय चराते हुए दृश्यों को चित्रित कर दिया गया, केले के वृक्ष की प्रधानता अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देवताओं द्वारा आसमान से श्री कृष्ण पर फूल बरसाने का चित्र जो है वह यहाँ पर चित्रित कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि कपड़े के ऊपर पिछवाई चित्रण जो होता है वह साथियों आपके नाथ द्वारा का प्रसिद्ध आता है, जिसके बारे में हम अभी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही नाथ द्वारा शैली में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार कपड़े पर चित्रकारी का एक और उदाहरण आता है, और यह आता है जी आपके फड़। क्या है? फड़ सुना होगा आपने, देवी देवताओं की फड़ आती हैं क्या? और जैसे पाबूजी राठौड़ की फड़ है, तो पाबूजी राठौड़ की बात अगर की जाए, उनके द्वारा क्या गायों की रक्षा हेतु आपके युद्ध किया गया था क्या? किसके साथ? आपके जायल के जिंदराव खेची के साथ। किसके साथ? और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ? किस प्रकार आपके उनवे विवाह करने के लिए अमरकोट पहुंचे, और बीच विवाह में ही वो युद्ध करने के लिए आपके जोधपुर वाले क्षेत्र में आए और जिंदराव खेची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब पाबूजी राठौड़ का जीवन जो है उसको अगर चित्रों के माध्यम से कपड़े पर चित्रित कर दिया जाए, या फिर न केवल पाबूजी का बल्कि किसी भी वीर पुरुष या देवता का चित्र जो है वह जीवन चक्र जो है वो चित्रों के माध्यम से कपड़े पर उकेर दिया जाए, वह आपके क्या कहलाता है? फड़। और फड़ चित्रण जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा। अरे कहाँ का? शाहपुरा कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा का आपके फड़ चित्रण जो है ये दो साथियों आपका प्रसिद्ध आता है। और यहाँ पर पहले प्रारंभ में ये फड़ चित्रण जो था दीवारों पर किया जाता था, लेकिन बाद में श्रीलाल जोशी नाम के कलाकार यहाँ पर हुए, जिनके द्वारा इसे कपड़े पर आपके चित्रित किया जाने लगा। दुर्गालाल जोशी, साथ ही साथ महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी यहाँ की प्रसिद्ध कलाकार हुई हैं, और इसे भी हम मेवाड़ शैली के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो कपड़े पर चित्रकारी के दो उदाहरण मैंने आपको बताया, पहला कौन सा और दूसरा फड़। इसके अलावा बच्चों एक और आपके एग्जाम्पल आता है, इसकी बात अगर की जाए तो इसका नाम आता है वार्तिक। क्या नाम है? और इसी वार्तिक को आपके बातिक भी कहा जाता है। और इसकी बात अगर की जाएगी, यह संपूर्ण राजस्थान में चित्रकारी अपने को देखने को मिलती है, जिसमें कपड़े के ऊपर आपके किसका लेप कर दिया जाता है? मोम का लेप कर दिया जाता है, और उसके ऊपर बाद में क्या की जाती है? चित्रकारी। तो कपड़े पर मोम का लेप करके जो चित्रकारी आपके की जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? वार्तिक या बातिक। तो कपड़े पर चित्रकारी के तीन उदाहरण, पहला कौन सा, दूसरा और तीसरा? वार्तिक या बातिक। इसी प्रकार आपके शरीर के ऊपर चित्रकारी की बात हम अगर करें, क्या शरीर पर चित्रकारी होती है क्या? अच्छा जी, जैसे आप शरीर के ऊपर क्या लगाते हैं? मेहंदी। अरे बोलो। और हाथों में मेहंदी जो लगाई जाती है क्या चित्रकारी है या नहीं है? अरे बोलिए। बिल्कुल, यह भी आपकी चित्रकारी है। और कुछ जो हैं वो अपने बाबू बच्चा का क्या लिखवाते हैं? नाम लिखवाते हैं। और या फिर आजकल तो कई जो है फोटो भी लगवा लेते हैं, और वह टेटू जो बनाया जाता है वह भी शरीर के ऊपर एक क्या है? चित्रकारी। जैसे प्राचीन समय में आपके मेलों के अवसर पर ही लिखने वाला नाम जो है ये हुआ करता था, और वहाँ पर गांव में आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनके हाथ के ऊपर लिखा रहता है, कई औरतों के, राम फूल की लुगाई धापी। अरे हाँ ना? अरे बोलिए। या फिर आदमी जो हुआ करते थे उनके द्वारा एक छोटा सा इस प्रकार से तीर बना दिया जाता था, और ये मामला दिल का सेट कर दिया जाता था,
और यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम छपवा लिया जाता था। आजकल तो अलग अलग डिजाइन की पेंटिंग आपके शरीर पर की जाती हैं और संपूर्ण शरीर पर चित्रकारी होती है, लेकिन पहले केवल बाजुओं के ऊपर बात अगर की जाए या फिर कई महिलाएं जो अपने चेहरे के ऊपर आंखों के पास में भी आपके चित्रकारी करवाया करती थी। तो शरीर पर चित्रकारी की बात हमने की है मेहंदी और टैटू, ये आपके शरीर के ऊपर चित्रकारी आती है। इसी प्रकार बच्चों आपके एक और चित्रकारी है, उसकी बात अगर की जाए तो यह आपका आता है जी मांडना। क्या नाम है? अरे बोलो क्या है? मांडना की बात हम अगर करें, इसका मतलब मांडना जो होगा वो कहाँ पर होगा? घर में होगा। अरे कहाँ पर? घर में आपका मांडना किया जाता है। जैसे घर के अगर बात की जाए, आपके चौखट जानते हो क्या? क्या होती है चौखट? अरे ये आपके दरवाजा, इसके चारों तरफ एक फ्रेम सा बना हुआ है, ये क्या कहलाता है? चौखट। साथ ही साथ चौखट के अलावा बात अगर की जाएगी आपके प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के अलावा बात हम अगर करें घर के आंगन आदि में कई बार आपके पेंटिंग या चित्रकला जो है ये की जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई घर है भैया और यहाँ पर ये इस घर का प्रवेश द्वार है, और गांव में कई बार क्या होता है, शादी ब्याह का जब अवसर होता है तो यहाँ पर प्रवेश द्वार के ऊपर बेल बूटे बना दिए जाते हैं। अरे हाँ या ना? और यहाँ पर लिखवा दिया जाता है फलाना परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, और इधर जिसका ब्याह होने वाला है उस लड़की का नाम और लड़के का नाम छपवा दिया जाता है। वही तीर वाला मामला सेट यहाँ पर भी किया जाता है। और हाँ या ना? तो मांडना जो होता है, मैंने आपको बताया आपके घर परिवार में चौखट प्रवेश द्वार या आंगन में जो आपके चित्रकारी की जाती है उसे आपके मांडना कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक शब्द आता है, इसका नाम आता है थापा। क्या नाम है? थापा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्याह करके जब आपके नवविवाहित वर और वधू आते हैं तब उनको देवी देवताओं को आपके दर्शन करवाने के लिए कमरे में लेके जाया जाता है। हाँ या ना? जहाँ पर देवी देवताओं के चित्र या मांगलिक चित्र बने होते हैं, और वहीं पर एक मेहंदी का थाल भरा रखा होता है जिसमें दूल्हे का हाथ और दुल्हन का हाथ लगाया जाता है और दीवार के ऊपर छाप दिया जाता है। हाँ या ना? खैर आपके वहाँ जर्मनी जापान में तो ऐसी परंपराएं नहीं होंगी, राजस्थान में ऐसी परंपराएं हैं। और आजकल तो बाबू बच्चा का मामला केवल एक हस्ताक्षर से सेट हो जाता है, इसलिए मांडने वांडने की नौबत कम ही आती है। और हाँ या ना? तो देखिएगा, बात मैंने आपको बताई कि आपके जो हाथ के निशान हैं उनको अगर दीवार के ऊपर छाप दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? हैं? इसी प्रकार बच्चों आपके काष्ठ की बात हम अगर करें, लकड़ी की बात हम अगर करें, तो लकड़ी के ऊपर भी चित्रकारी के दो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। और एक तो आपके बच्चों इसमें आता है जी कावड़। क्या नाम है? और एक आता है, इसका नाम आता है बेवाण। क्या नाम है? बेवाण। पहला बताया कावड़ और दूसरा है बेवाण। कावड़ क्या होता है? कावड़ जानते हो क्या? कौन से महीने में है कावड़ी आते हैं क्या? वह उसे भी कावड़ी हम कहते हैं, कावड़ यात्रा कही जाती है। लेकिन ओरिजिनली अगर हम कावड़ की बात करें तो बच्चों यह एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम होता है, लकड़ी का बना फ्रेम। कई जगह आपने देखा होगा कि जो कावड़िए जो हैं वो एक सीधा डंडा ले लेते हैं, दो रस्सी बांधते हैं इधर एक इधर, और सीधा अपना नीचे बर्तन लगाया जिसमें जो भी जल आता है उसको लेके आते हैं और सीधे यात्रा करते हुए मामला सेट कर देते हैं। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कई कावड़िए जो हैं वो एक श्रृंगारिक कावड़ लेकर के जाते हैं। हाँ या ना? जिसमें एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का फ्रेम बना होता है और उसमें अलग अलग आपके चारों तरफ जो आपके फाटक होते हैं, फाटक का मतलब आपके लकड़ी का जो फ्रेम होता है उसको आपके खोला जा सकता है, गेट होते हैं। और ठीक इसी प्रकार का यह आपके लकड़ी का बना एक फ्रेम होता है जिसमें मैंने आपको बताया अनेक सारे क्या लगे होंगे? गेट। इसका मतलब एक एज ए इसी बॉक्स टाइप, ये मान लीजिएगा ऐसे कोई लकड़ी का फ्रेम आपका बना है जो आपके वर्गाकार है, और इधर भी इसको खोला जा सकता है, इधर से भी इसको खोला जा सकता है, चारों तरफ इसके आपके फाटक बने हुए, मतलब प्रवेश द्वार बने हुए हैं। और इन्हीं प्रवेश द्वारों के ऊपर जो आपके फ्रेम में गेट बने हैं, इनके ऊपर बच्चों आपके देवी देवताओं के क्या बने होते हैं? चित्र बने होते हैं। देवी देवताओं के क्या बने होते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। और आपके जो मैंने बताया है कावड़, इसका भी वाचन किया जा सकता है जिस प्रकार फड़ का वाचन किया जाता है। मतलब मान लीजिएगा
आपके यहाँ पर चित्रों के माध्यम से हमने किसी देवता की जीवनी को चित्रित कर दिया, और जैसे ही कोई एक फाटक निकाला उसके बारे में क्या कर दी, व्याख्या। फाटक का मतलब मैं गेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कई सारे प्रवेश द्वार होते हैं जिनको खोला जा सकता है और इसका भी वाचन आपके किया जा सकता है, क्योंकि इस पर भी आपके देवी देवताओं के क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो लकड़ी पर चित्रकारी का एक उदाहरण मैंने आपको बताया, क्या है, अरे बोलो, क्या एक लकड़ी का बना फ्रेम होता है क्या, जिसमें अनेक सारे प्रवेश द्वार होते हैं जिन पर बने होते हैं देवी देवताओं के। एक शब्द आया जिसका नाम क्या है, बेवाण। और बेवाण की बात अगर की जाएगी, यह भी एक लकड़ी का बना ही फ्रेम होता है जिसमें बच्चों केवल और केवल एक प्रवेश द्वार आपका होता है, और यह आपके बनाया जाता है किसके आकार में, मंदिर के आकार में। मैंने ये बताया मंदिर के आकार में बना लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार होता है, और इसी प्रवेश द्वार के ऊपर भी आपके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ मंदिर के अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो प्रतिमा के स्थान पर भी यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ये बेवाण में आपने देखा होगा कई बार देवताओं की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। अरे रथ यात्रा तो सुना है क्या, अरे बोलो। तो मैंने ये कहा ये भी एक लकड़ी का फ्रेम है जो मंदिर नुमा आकार का बना होता है, जिसमें बने एक प्रवेश द्वार के ऊपर और अंदर देवी देवताओं के चित्र आपके बनाए जाते हैं। और इसी बेवाण में कई बार देवी देवताओं की प्रतिमा को स्थापित करके इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसीलिए बेवाण को बच्चों आपके कहा जाता है चलता फिरता देवरा। क्या कहते हैं, चलता फिरता देवरा किसको कहते हैं। क्या यह काष्ठ या लकड़ी पर चित्रकारी का उदाहरण है क्या, एक क्या है जिसमें अनेक प्रवेश द्वार होते हैं क्या, और सभी प्रवेश द्वारों पर देवी देवताओं के, क्या इसका वाचन भी किया जा सकता है क्या। एक हमने बात की थापा, मतलब आपके दीवार के ऊपर हाथ के निशान जो लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एक मांडना, घर के चौखट प्रवेश द्वार या आंगन में जो चित्रकारी आपके की जाती है उसे आपके मांडना कहते हैं। इसी प्रकार शरीर पर चित्रकारी मेहंदी और कपड़े पर चित्रकारी का उदाहरण पिछवाई, फड़ और वार्तिक। साथ ही साथ एक हमने बात की यहाँ पर सांझी, कौन से पक्ष में, कन्याओं के द्वारा सफेद दीवार के ऊपर गोबर से किसका स्वरूप। क्या आपके यहाँ पर नाथ द्वारा में केले के पत्ते से सांझी बनाई जाती है क्या। भेलों के द्वारा मांगलिक चित्र जो आपके बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। एक बताया था सबसे पहले अकारत, क्या नाम है, शैलाश्रय में आपके उकेरे गए चित्र जो हैं इन्हें आपके अकारत कहा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द और आता है बच्चों, उसकी बात अगर की जाए तो यह संत गौरीबाई कहाँ से आ गई। इधर देखिएगा जी, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है बच्चों, इसका नाम आता है आपके फ्रेस्को बोनो। क्या नाम है, अरे बोलो क्या नाम है। और एक शब्द आता है, इसका नाम आता है आपके फ्रेस्को सेको। क्या नाम है, फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सेको, दो वर्ड मैंने आपको बताए। आमेर की बात हम अगर करें, आमेर रियासत जो आपके थी, क्या आमेर शासक भारमल के द्वारा सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई क्या। और न केवल मुगलों की अधीनता स्वीकार की बल्कि उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जिसके कारण आमेर शैली में जो आपकी चित्रकला विकसित हुई उसके ऊपर कौन सी शैली का प्रभाव आएगा, मुगल शैली का। कौन सी शैली का, और मुगलों की शैली के प्रभाव के कारण यहाँ पर आमेर में आपके सबसे पहले प्रारंभ हुआ किसका, फ्रेस्को बोनो, जिसे आपके आयरिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, आयरिस। और इसे ही बच्चों आपके आला गिला कारीगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आला गिला। और शेखावटी वाले क्षेत्र में इसे आपके पणा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, और इसे आपके मोराकशी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोराकशी। मैंने आपको इसके वर्ड बताए, पहला कौन सा, इसे ही, इसे ही, इसे ही और इसे ही, मोराकशी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जी आपके चूने का प्लास्टर बना दिया जाएगा। प्लास्टर का मतलब तो समझते हो क्या, ये आपके क्या किया हुआ यहाँ पर, प्लास्टर। अरे हाँ या ना, चूने का प्लास्टर किया या फिर चूने की कोई भित्ति तैयार हमने की है, दीवार हमने तैयार की है। और अगर हम बात करें ये प्लास्टर जो है ये कैसा बनाया गया है, एकदम फ्रेश बनाया गया है, मतलब अभी इसका निर्माण किया गया है। इसका मतलब चूने का ताज़ा प्लास्टर अगर होगा तो क्या इसकी भित्ति जो होगी या फिर इसकी दीवार जो होगी वह गीली होगी या सूखी। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नम भित्ति है क्या, और इसी गीली या नम भित्ति के ऊपर क्या कर दी जाए,
चित्रकारी कर दी जाए, वह बच्चों आपके क्या कहलाती है? फ्रेस्को बुनो। इसका मतलब चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति के ऊपर की गई चित्रकारी आपके फ्रेस्को बुनो कहलाती है। आमेर में इसका सबसे पहले उदय अपने को अपने राजस्थान में देखने को मिलता है। मुगल शैली के प्रभाव के कारण गलता जी के मंदिरों में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पर ये भित्ति चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। सिसोदिया रानी के बाग महलों की बात हम अगर करें, या फिर प्राचीन समय में जो चौगान स्टेडियम आपका था, जहाँ पर हाथियों की लड़ाई आदि, आपके पशुओं की लड़ाई आदि, या फिर पशु दौड़ का आयोजन वहाँ पर आपके किया जाता था, वहाँ पर भी ये चित्रकारी आपके देखने को मिलती है प्राचीन समय की। तो इसका ओरिजिन जो हुआ वह आमेर में हुआ, और इसी का प्रभाव बाद में आपको शेखावटी की हवेलियों में भी देखने को मिलता है। न केवल शेखावटी की हवेलियों में बल्कि भित्ति चित्रकारी बाद में सर्वत्र जगह फैली। और विशेष रूप से अगर हम बात करें आपके बूंदी की, तो बूंदी में जो तारागढ़ आता है, जहां पर आपके चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के काल में करवाया गया, जो अपने जीवंत भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, जिसे आपके भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और कोटा में भी जहां पर शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण हुआ, यह भित्ति चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। आपने प्राचीन हवेलियां अगर देखी हो या फिर कोई प्राचीन इमारत देखी होगी जिसमें अंदर दीवारों के ऊपर क्या की होती है? अरे पेंटिंग की होती है क्या? अरे बोलो। तो मैंने ये कहा, चूने का ताज़ा प्लास्टर अगर बनाया जाए और इसकी भित्ति अगर गीली रहे, नम रहे, उसके ऊपर चित्रकारी कर दी जाए तो ये क्या कहलाती है? फ्रेस्को बुनो। अब हमने इस दीवार को क्या कर दिया? सुखा दिया, और उस सूखी हुई दीवार के ऊपर क्या कर दी? चित्रकारी कर दी। तो वह क्या कहलाती है? चूने का ताज़ा प्लास्टर नहीं है, इसमें चूने का सूखा हुआ प्लास्टर है, और इस प्लास्टर के ऊपर बच्चों आपके क्या कर दी जाए? चित्रकारी कर दी जाए, तो इसे आपके कहा जाता है क्या? फ्रेस्को सेको। तो नम भित्ति पर चित्रकारी फ्रेस्को बुनो, और आपके सूखी भी आपके दीवार के ऊपर चित्रकारी फ्रेस्को सेको। याद रह जाएगा क्या? अरे बोलो। तो बताओ अकारत क्या है? शैलाश्रय में बनाए गए। अरे हैं क्या? इस अकारत के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्या? आलनिया, दर्रा और तिपटिया कहाँ पर है? गरदड़ा कहाँ पर है? अरे गरदड़ा बूंदी में है क्या? दर कहाँ पर है? भरतपुर। बेराट कहाँ पर है? और सोनपुरा सीकर। अरे कहाँ पर? फिर मैंने एक शब्द आपको बताया जिसका नाम आता है भराड़ी। क्या नाम है? किनके द्वारा? भीलों के द्वारा क्या किया जाता है? आपके दीवार के ऊपर चित्रकारी की जाती है, मांगलिक चित्र बनाए जाते हैं क्या? एक शब्द बताया मैंने, सांझी। कौन सा? किस पक्ष में? श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्या बनाती हैं क्या? किससे? देवी का स्वरूप बनाएंगी क्या? और पार्वती मानकर अच्छे वर की कामना हेतु क्या करेंगी? अरे पूजा करेंगी क्या? एक हमने कपड़े पर चित्रकारी की बात की, पहला कौन सा? पिछवाई। कौन सा? दूसरा? अरे बोलो। और एक वार्तिक या बातिक। वार्तिक या क्या कपड़े के ऊपर मोम का लेप किया जाता है क्या? एक हमने काष्ठ के ऊपर चित्रकारी की बात की है क्या? काष्ठ या लकड़ी पर दो एग्जाम्पल बताए, पहला फड़। अरे है क्या? फड़ है? नहीं है। क्या है? अरे कावड़ है क्या? कावड़ में क्या अनेक फाटक या प्रवेश द्वार होते हैं, और प्रत्येक प्रवेश द्वार के ऊपर देवी देवताओं के चित्र। क्या इसका वाचन भी किया जा सकता है? दूसरा बताया बेवाण। क्या है? बेवाण की बात अगर की जाए, क्या मंदिर नुमा आकार का लकड़ी का फ्रेम होता है क्या, जिसमें केवल एक प्रवेश द्वार होता है और इसे चलता फिरता अरे देवरा कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? चलता फिरता। फिर हमने शरीर के ऊपर चित्रकारी की बात की, मेहंदी और मांडना है क्या? बिल्कुल नहीं है। मांडना तो घर में होता है क्या? मेहंदी और टैटू। फिर हमने चर्चा की आपके फ्रेस्को बुनो, मतलब प्लास्टर ताज़ा हो गया सूखा। अरे फ्रेस्को बुनो में ताज़ा प्लास्टर होगा क्या? और इसमें सूखा प्लास्टर किस में है? इसे ही आयरिस कहते हैं क्या? इसे ही शेखावटी में कहते हैं क्या? और इसे ही कहा जाता है। सबसे पहले आपने राजस्थान में कौन सी शैली में? आमेर शैली में इसका विकास हमें देखने को मिला था मुगलों के प्रभाव के कारण। ये तो हमने चित्रकला के जो विभिन्न स्वरूप आते हैं उनके बारे में चर्चा की है। अभी राजस्थानी चित्रकला की तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अलग अलग स्कूलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और उन अलग अलग स्कूलों की अलग अलग शैलियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है।
लेकिन इसका विकास जो हुआ अपने यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला जो आती है, इसके विकास की बात अगर की जाए, यह बच्चों कब होता है, और साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक विभाजन जो था वह साथियों कब वह किसके द्वारा किया गया था, और इसका अलग अलग नामकरण जो है यह भी यहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा अपने यहाँ पर राजस्थान में चित्रकला का जन्म जो है वह माना जाता है कहाँ पर? मेवाड़ में। कहाँ पर? अब मेवाड़ में कोई आसमान से उतर कर के तो चित्रकला आई नहीं। आपने देखा होगा अपने यहाँ पर रियासती काल में जो ये रियासतें हुआ करती थी वो क्या अपने आप में एक संपूर्ण देश होती थी क्या? और आया ना, और एक रियासत से दूसरी रियासत में लोगों का आना जाना बहुत ही कम हुआ करता था। हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा जी, मैं तो आपसे ऐसे भी हाँ भरवा लूँ कि इनका आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तब आप कहेंगे यस सर। अरे आना जाना कम हुआ करता था क्या? इसीलिए जिस स्थान पर, जैसे हम मेवाड़, आपके वर्तमान राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का जो क्षेत्र आता है जिसे मेवाड़ के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर जो चित्रकारी डेवलप होगी वह ज़्यादा आपके दूसरे मारवाड़ राज्य की चित्रकारी को प्रभावित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आना जाना कम है, प्राकृतिक परिवेश अलग अलग है, पशु पक्षी अलग अलग हैं, और वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ भी अलग अलग हैं। तो जो चित्रकार जो होता है उसके द्वारा जो कुछ अपने दरबार में देखा जाएगा, जो कुछ लोक जीवन में आपके साम्राज्य में देखा जाएगा, साथ ही साथ प्राकृतिक परिवेश नेचर जैसा उसको दिखेगा, वह चित्रों में उन्हीं को चित्रित करने का क्या करेगा? कार्य है। इसीलिए इनको, आपके चित्रकारों की बात अगर की जाए, इनके द्वारा जो चित्र आपके बनाए गए उनमें अलग अलग परिवर्तन अपने को रियासत के अनुसार दिखाई दे पड़ता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे कहीं पर आपके केले के वृक्ष की प्रधानता होगी, कहीं पर आपके आम के वृक्ष की प्रधानता होगी, कहीं पर आपके बादाम जैसी आंखें बनाई जाएंगी, कहीं पर आपके आदमियों का मुख आम जैसा बना दिया जाएगा, कहीं ठिगना कद आपके चित्रित किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आना जाना एक दूसरे की रियासत में कम हुआ करता था। इसीलिए चित्रकार वहाँ के ही प्राकृतिक परिवेश, वहाँ के ही दरबार और वहीं के स्त्री और पुरुषों को देखकर उनके चित्र चित्रित कर दिया करता था। मैंने सबसे पहले कहा मेवाड़ में चित्रकारी का प्रारंभ हुआ, और ये मेवाड़ में चित्रकारी कहाँ से आई? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से आई। तो मान लीजिए मेवाड़ का कोई आदमी, मान लो आपके गुजरात गया हुआ था और वहाँ पर उसने देखा कि कोई आदमी पेंटिंग बना रहा है, तो वो देख के यार वो यहाँ पर मेवाड़ में आकर के कहता है यार ऐसा तो काम हमें भी करना चाहिए, पेंटिंग हमें भी बनानी चाहिए। तो सेम डिट्टो जो चित्र वो देख के वहाँ पर आया था, और अब मेवाड़ में वह चित्रकारी करने का काम करेगा, तो क्या यहाँ के नेचर का प्रभाव उस पर आएगा या नहीं आएगा? और आएगा क्या? अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम राजेंद्र है, क्या नाम है? और अमूमन गांव में उसको राजूड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या? जैसे चित्तौड़ का प्राचीन नाम चित्रकोट था, उसी का अपभ्रंश आपके पड़ गया चित्तौड़। जैसे रणथंभपुर आपके रणथंभौर का नाम आता है और इसे बोलचाल की भाषा में बाद में रणथंभौर कहा जाने लगा। तो यह शब्द जो आपके इस प्रकार से परिवर्तित हुए, इन्हें कहा जाता आपके अपभ्रंश। क्या कहते हैं? मैंने कहा गुजरात से चित्रकला का आगमन अपने मेवाड़ में हुआ, लेकिन सेम एज इट इज जैसे गुजरात में चित्रकारी थी वो वैसी की वैसी मेवाड़ में आपकी चित्रकला विकसित नहीं हुई। अर्थात इसमें आपके थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी राजस्थानी चित्रकला आती है, इसकी शैली की बात अगर की जाए, इसकी शैली कैसी है? अपभ्रंश शैली। अरे कैसी है? समझाने का जो मैंने प्रयास किया, समझ में बैठा क्या मामला? क्या मूल स्वरूप में यहीं से जन्मी क्या? नहीं। कहाँ से? अरे बोलो। और ये आपके अपभ्रंश शैली के रूप में अपने राजस्थान में क्या होती है? विकसित होती है। इसके विकास की बात अगर की जाए तो इसका विकास जो है बच्चों, यह माना जाता आपके लगभग 1500 ईस्वी में। कब माना जाता है? लगभग 1500 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का विकास होना प्रारंभ हुआ। इसका मतलब जो पहले आपके यहाँ पर पेंटिंग होती नहीं थी क्या?
हाँ या ना? अरे चित्रकारी तो होती थी, लेकिन हमने ये कहा विकसित स्वरूप में यह लगभग कब पहुंची? अरे बोलो। विकसित स्वरूप में लगभग 1500 ईस्वी में आई। और इसकी राजधानी चित्रकला की शैली कौन सी? अपभ्रंश शैली। और मैंने ये कहा है कि सर्वप्रथम आपके चित्रकला का उदय जो माना गया, यह कहाँ पर माना गया? मेवाड़ में। अरे कहाँ पर? मेवाड़ में। अब देखिएगा, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आता है बच्चों आपके आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? और आनंद कुमार स्वामी की 1916 ईस्वी में कोई पुस्तक आई थी क्या? और 1916 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आई, इसका नाम आता है बच्चों आपके राजपूत पेंटिंग। कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स की बात हम अगर करें, इसी राजपूत पेंटिंग्स में सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक विभाजन जो था वह बच्चों आपके किया गया किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और यह प्रश्न भी आपसे बहुत बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आनंद कुमार स्वामी। अरे क्या नाम है? कब किया गया? 1900। इनकी पुस्तक कौन सी है? राजस्थानी चित्रकला का विकास लगभग कब हुआ है? 1500 ईस्वी में। कब? आगे तो बहुत सारी स्कूल बाकी पड़ी हैं, इसमें मेन मुख्य बात वही आएगी। आपका मामला अभी सेट हो रहा है। अरे नींद आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? अच्छा जी, इतनी जल्दी नींद आ रही है आपको? तो देखिएगा, बात अगर की जाएगी, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको चित्रकला के बताए। मैंने कहा एक अकारद होता है, शैलाश्रय में बनाए गए। अरे अकारद क्या होता है? शैलाश्रय में बनाए गए, जिसके एग्जाम्पल देखिए क्या। एक होता आपके किसमें? क्या मांगलिक या विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं क्या? एक होता है कौन से पक्ष में? सफेद दीवार पर गोबर से देवी का स्वरूप बनाया जाता है क्या? और साथ ही साथ हमने कपड़े पर चित्रकारी के उदाहरण देखे। एक वार्तिक या बातिक में कपड़े पर मोम का लेप करके चित्रकारी होती है क्या? एक शरीर पर चित्रकारी के उदाहरण। एक मांडना की बात की थी क्या? घर में होता है क्या ये? एक काष्ठ या लकड़ी पर दो उदाहरण बताए। पहला, दूसरा कावड़। मैंने आपको बताया लकड़ी का बना फ्रेम जिसमें अनेक सारे प्रवेश द्वार होते हैं क्या? जबकि मंदिर नुमा फ्रेम जो होता है जिसमें आपके देवता की प्रतिमाओं को भी आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, इसे चलता फिरता। अरे क्या कहते हैं? चलता फिरता। कावड़ अमूमन जो होंगी आपके किस रंग में होंगी? लाल रंग में। और साथ ही साथ फिर हमने देखा फ्रेस्को बुनो, जिसमें चूने के ताजा प्लास्टर की नम भित्ति के ऊपर चित्रकारी होती है क्या? इसी सूखे प्लास्टर पर चित्रकारी की जाए तो राजस्थानी चित्रकला की अपभ्रंश शैली की है क्या? अरे कौन सी शैली की? जिसका विकास लगभग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16वीं सदी के प्रारंभ में? हाँ या ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 15वीं सदी के अंत में? अरे हाँ या ना? तो अगर ऑप्शन में 16वीं सदी का प्रारंभ आ जाए तो आप उकचूक मत हो जाना। और ये भी ध्यान में रखना, उकचूक का मतलब जानते हो क्या? और 1500 ईस्वी में इसका मैंने कहा विकास होता है। सर्वप्रथम इसका आगमन मेवाड़ में माना जाता है और इसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले, जिनकी पुस्तक 1916 में आई जिसका नाम राजपूत, इसी में इनके द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन इसका किया गया। अब कुछ ऐसे आपके चित्रकारी के इतिहासकार आते हैं जिन्हें इसे आपके राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग नाम दिए। किसी ने राजपूत चित्रकला कहा, किसी ने इसे राजपूत कला कहा, किसी ने हिंदू शैली कहा और किसी के द्वारा इसको और नाम दिया गया। इन वैज्ञानिकों के नाम भी अपने को मामला याद करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेरे को लग रहा है एक बार मामला इतना ही झेला जाएगा आपसे। चलिएगा, हेडिंग लगाएंगे राजस्थानी चित्रकला। इससे बढ़िया तो देवताओं को पूज लेते आज, है ना? लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोलो भारत माता की। लिखो राजस्थान की चित्रकला। इसमें लिखिएगा, आदिम काल से ही मनुष्य
आदिम काल से ही मनुष्य अपने मन के विचारों को आदिम काल से ही मनुष्य अपने मन के विचारों को रेखाओं के माध्यम से अपने मन के विचारों को रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया करता था। रेखाओं के माध्यम से चित्रित किया करता था। आदिम काल से परंपरा चली आ रही है क्या? बाद में प्रारंभ में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आपके किया जाने लगा और फिर मनुष्य के द्वारा आपके कृत्रिम रंग जो है वो ईजाद कर लिए गए और उनमें पेंट आपके किया जाने लगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके लाइन का प्रयोग या रेखाओं का प्रयोग मनुष्य के द्वारा चित्रकारी में आपके किया जाता है। इसी के कुछ अलग अलग स्वरूप हमने देखे। जैसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया क्या? अरे बोलो। तो इसी में नीचे हेडिंग लगाएंगे अकारत। अकारद, इसमें लिखिएगा अकारद में किसी शैलाश्रय में उकेरे गए या बनाए गए किसी शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र अब 40% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता शैलाश्रय क्या है। हैं? श्योर हो क्या? अभी भी नहीं पता है? गुफा बोलने के बाद भी समझ में नहीं आया है? ऐसे बैठे हैं। अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट। कईयों के दिमाग में चल रहा है पावलोव का नियम, कईयों के क्रेब साइकिल चल रहा है C2H6। हाँ या ना? अरे बोलो। एनर्जी निकल रही है अलग अलग। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हो रहा है। अरे ऐसा तो नहीं है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है क्या? शैलाश्रय गुफा को कहते हैं। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द केव्स। ओके। अजंता एंड एलोरा नाम सुना है? वहां पर चित्रकारी हुई क्या? लेकिन वहां पर तो आपकी चित्रकारी में पेंट प्रयोग किए काम में लिया गया। लेकिन यहाँ पर मामला पहले ऐसे ही सेट किया जाता था जैसे मैंने सेट किया हुआ है। रेखाओं के माध्यम से चित्रकारी। किसके माध्यम से? अरे समझ गए क्या? तो शैलाश्रय भी वही है आपका, जो गुफा होती है उसे ही शैलाश्रय कहा जाता है। मान लीजिए इनके द्वारा कोई ढांडा बनाया गया। क्या बनाया गया? या फिर कोई पक्षी बना दिया गया। ये मान लीजिए इन्होंने कोई पक्षी बनाया, जैसा भी बनाया। अरे समझ गए क्या मेरी बात? कंगारू रूप में ये पक्षी बना है। हाँ या ना? तो देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, बचपन में आप मोरिया बनाते आए हो। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये कोई ढांडा इन्होंने बनाया। डिड यू नो ढांडा? अरे ढांडा जानते हो क्या? पशु को बोलते हैं क्या? ढांडा। तो मेरा कहने का मतलब है रेखाओं के माध्यम से प्रारंभ में आपकी चित्रकारी की जाती थी। इनमें रंग वंग नहीं भरा जाता था और बाद में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ और बाद में कृत्रिम रंगों का प्रयोग और बाद में तो ये चित्रकार इतने परफेक्ट हो गए कि रंगों को आपस में मिश्रण करके एक नए रंग का ईजाद करके आपके चित्रकारी करने लगे। तो देखिएगा आपके शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र क्या कहलाते हैं? अकारत। लिखेंगे इसी में शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र लिखवाया मैंने। इसमें लिखिएगा राजस्थान में इसके उदाहरण। राजस्थान में इसके उदाहरण। और ये छाप लीजिएगा। आलनिया, दर्रा, तिपटिया, कोटा, सोहनपुरा, सीकर, गरदड़ा, बूंदी, दर, भरतपुर और बेराट, जयपुर।
और ये जो है उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, आपको कहीं ये फीलिंग आ जाए बोला ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पूछ लेगा, बिल्कुल भी नहीं है। इनको रटने की, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। केवल इतना याद रखना, शैलाश्रय में उकेरे गए चित्र अकारद कहलाते हैं। डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है अकारद क्या है, वो आपको बात ध्यान में रखनी है। छाप लिया क्या? अरे बोलो। तो लिखिएगा फिर आगे। नंबर 2 पर हेडिंग लगाएंगे भराड़ी। भराड़ी, इसमें लिखिएगा भीलों द्वारा विवाह या मांगलिक अवसरों पर, भीलों द्वारा विवाह या मांगलिक अवसरों पर दीवार पर बनाए गए मांगलिक या देवी देवताओं के चित्र, दीवार पर बनाए गए मांगलिक या देवी देवताओं के चित्र नेक्स्ट लिखिएगा सांझी। सांझी, बाबू बच्चा होने मिलने वाला अच्छा मिले, इसकी कामना के लिए, बात माने, मना नहीं करे किसी भी बात के लिए, इसके लिए कुंवारी कन्याएं आपके पूजा करती हैं क्या? अरे बोलो। और फिर बाबू बच्चे मिलते हैं ऐसे। लिखिएगा सांझी। सांझी लिखिएगा। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा, श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा दीवार पर गोबर से देवी का स्वरूप बनाया जाता है। दीवार पर गोबर से देवी का स्वरूप बनाया जाता है, जिसे माता पार्वती का स्वरूप मानकर, जिसे माता पार्वती का स्वरूप मानकर अच्छे वर की कामना हेतु, अच्छे वर की कामना हेतु पूजा जाता है। अच्छे वर की कामना हेतु पूजा जाता है। नाथ द्वारा में केले के पत्ते से, नाथ द्वारा में केले के पत्ते से सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले के पत्ते से सांझी बनाई जाती है। एक अगर शब्द इसी में अगर आ जाए आपके, संझा कोट, क्या नाम है? अरे बोलो क्या नाम है? वो वाला मामला ही सेट नहीं होता कैसे। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि
अगर बात की जाएगी आपके वर्ड आ जाए संझा कोट, क्या नाम है? तो जो आपके बड़े आकार की सांझी होती है उसे क्या कहा जाता है? संझा कोट। क्या कहते हैं? लिखेंगे बड़े आकार की सांझी को, बड़े आकार की सांझी को संझा कोट कहा जाता है। बड़े आकार की सांझी को संझा कोट कहा जाता है। संझा कोट कहा जाता है। आगे लिखिएगा कपड़े पर चित्रकारी। कपड़े पर चित्रकारी, और कपड़े पर चित्रकारी में नंबर 1 लिखिएगा पिछवाई। नंबर 2 पर लिखिएगा फड़ चित्रण, क्योंकि पिछवाई नाद द्वारा शैली हमें पढ़नी है, वहाँ डिटेल से जानेंगे हम इसके बारे में। फड़ चित्रण। और नंबर 3 पर लिखिएगा वार्तिक या बातिक। वार्तिक या बातिक। और इसमें आगे की लाइन लिखिएगा कपड़े पर, वार्तिक या बातिक में लिखना है कपड़े पर मोम का लेप कर, कपड़े पर मोम का लेप कर की गई, कपड़े पर मोम का लेप कर की गई चित्रकारी। कपड़े पर मोम का लेप कर की गई चित्रकारी आपके वार्तिक या बातिक है क्या? शरीर पर जो चित्रकारी के उदाहरण आपको पता ही है, मांडना आप जानते हैं, छापावी या थापा आप जानते हैं। आगे लिखिएगा काष्ठ या लकड़ी पर चित्रकारी। काष्ठ या लकड़ी पर चित्रकारी। और इसमें सबसे पहले हमने बात की है किसकी? कावड़। काष्ठ या लकड़ी पर चित्रकारी में लिखिएगा नंबर 1 पर कावड़। यह लकड़ी का बना एक, यह लकड़ी का बना एक फ्रेम होता है। यह लकड़ी का बना एक फ्रेम होता है जिसमें अनेक प्रवेश द्वार होते हैं, जिसमें अनेक प्रवेश द्वार होते हैं तथा इन पर लाल रंग में देवी देवताओं के चित्र तथा इन पर लाल रंग में देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। लाल रंग में देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। अब देखिएगा जी, एक शब्द हमने पहले लिखा है फड़, लिखा है क्या? और इस फड़ का वाचन जो है वह अलग अलग जातियों के भोपों के द्वारा किया जाता है या ना? जैसे पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र पर? अरे रावण हत्ता, क्या नाम है? देवनारायण जी की फड़ जंतर, किस पर? इसमें करते क्या हैं, जिस कपड़े के ऊपर आपके देवता की जीवनी आपके चित्रित की हुई है उसको क्या करते हैं, 2 लकड़ियों के माध्यम से आपके बांध दिया जाता है। जैसे यह मान लीजिए आपका बोर्ड जो है, यह मान लीजिए आपके कोई फड़ है, कपड़ा है ये, और यहाँ पर एक हमने कोई बांस का डंडा लगा दिया और उधर लगा दिया और उसको आपके यहाँ पर सामने लगा दिया गया। ये मान लीजिए इधर कोई एक्स व्यक्ति है, भोपा है ये, और यह आपके वाद्य यंत्र बजा रहा है और इस फड़ का क्या कर रहा है?
गायन कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे बोलो। भोपा आया तो साथ में कौन आएगी? भोपण भी आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो जो भोपण है वह क्या करती है? वह आपके हाथ में लालटेन रखती है। क्या रखती है? अमूमन रात्रि में इसका वाचन होता है और लालटेन के माध्यम से जहाँ पर भोपा गा रहा है, जैसे साहब पाबूजी का जन्म कोलूमंड में हुआ और ये हुआ, और यहाँ पर पाबूजी के जन्म का चित्र बना हुआ है, तो भोपण जो लालटेन से उस चित्र के ऊपर क्या करती है? रोशनी। अरे कहीं करे साहब, ताकि वह जनता जो आप जैसी बैठी है वहाँ पर, उसको केवल पाबूजी की जीवनी का वही चित्र दिखे। और साथ में भोपण साथ में ठुमके भी लगाती है। समझ गए क्या मेरी बात? अरे बोलो। तो इस प्रकार से मैंने कहा आपके फड़ का वाचन किया जाता है। किया जाता है क्या? अरे हाँ ना। ठीक उसी प्रकार वाचन होता है किसका? मैंने ये कहा है कि कावड़ की जो गेट आपके हैं उनमें से या तो उनको एक खुलने की व्यवस्था होती है, फाटक, या फिर उस फ्रेम को निकाला भी जा सकता है। तो जिस स्थान पर आपके देवी देवताओं के चित्र मैंने आपको बताया, जैसे एक फाटक हमने खोला, उसमें देवी देवता के जीवन का जो भी चित्र जो चित्रित किया गया है उसके बारे में उसका वाचन किया जाता है। तो इस प्रकार से वाचन करते हुए इसके प्रत्येक प्रवेश द्वार को अपन खोल भी सकते हैं। किसका वाचन होता है? लिखेंगे एक लाइन इसी में, कावड़ का वाचन भी किया जाता है। कावड़ का वाचन भी किया जाता है। नंबर 2 पर मैंने आपको लकड़ी के ऊपर चित्रकारी का एक और उदाहरण बताया जिसका नाम क्या है? बेवाण। अरे क्या नाम है? लिखेंगे बेवाण नंबर 2 पर। यह लकड़ी का बना मंदिर नुमा आकार का फ्रेम होता है। लकड़ी का बना मंदिर नुमा आकार का फ्रेम होता है जिसके प्रवेश द्वार व भीतर देवी देवताओं के चित्र प्रवेश द्वार व भीतर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं तथा इसमें मूर्ति रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाई जाती है। अतः इसे चलता फिरता देवरा भी कहते हैं। अतः इसे चलता फिरता देवरा भी कहते हैं। चलता फिरता क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। फिर हमने बात की यहाँ पर आपके फ्रेस्को बुनो, जिसका सबसे पहले उदय जो हुआ कहाँ पर हुआ? और राहुली गांव आता है एक बच्चों, और इस राहुली गांव की बात अगर की जाएगी, यह आपका आता है टोंक में। कहाँ पर है? और यहाँ का चूना जो है वह इस फ्रेस्को बुनो के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात मैंने आपको ये कहा है कि इसी फ्रेस्को बुनो को आयरिस भी कहते हैं, इसे ही आला गिला और इसे पना और इसे मोरा कशी भी कहा जाता है, जिसमें चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति के ऊपर क्या की जाती है? चित्रकारी। अरे होती है क्या? लिखेंगे फ्रेस्को बुनो, आयरिस, आला गिला, पना या मोरा कशी।
लिख लिया क्या? अरे बोलो। छाप लिया गया सबने? अरे घायल हो गए क्या? अरे घायल हो गए? यस सर। इतनी देर में अपनी क्लासें आएंगी 7-7 घंटे की भी, 5-5 घंटे की भी नहीं पार पड़ेगी। बोलो 2 घंटे में हालत खराब है, जाओ आप। ऐसा तो नहीं है? अरे बोलिए। अच्छा जी, तो देखिएगा, मैंने आपको बताया है बच्चों कि आपके यहाँ पर, अरे नींद आ रही है क्या? मुझे ऐसा आभास हो रहा है, बोला एकदम ऐसे ही, बोले दिमाग में चित्रकारी हो रही है। ऐसा तो नहीं है? लिखेंगे फिर इसमें बच्चों, आगे लिखिएगा, चूने के ताज़ा प्लास्टर की, चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति पर, चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति पर चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति पर की गई चित्रकारी, चूने के ताज़ा प्लास्टर की नम भित्ति पर की गई चित्रकारी इस कला का उद्भव सर्वप्रथम इस कला का उद्भव सर्वप्रथम इस कला का उद्भव सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ। आमेर में। इस कला का उद्भव सर्वप्रथम मुगल शैली के प्रभाव के कारण, मुगल शैली के प्रभाव के कारण आमेर में हुआ। मुगल शैली के प्रभाव के कारण आमेर में हुआ तथा राहोली गांव टोंक टोंक के राहोली गांव टोंक के चूने को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राहोली गांव टोंक के चूने को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैंने ये कहा है कि प्लास्टर को अपन ने सेक दिया तो वह सूख गया। फ्रेस्को सेको, सूखा प्लास्टर आएगा क्या? लिखेंगे फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को सेको। इसमें लिखिएगा, चूने के सूखे प्लास्टर पर, चूने के सूखे प्लास्टर पर की गई, चूने के सूखे प्लास्टर पर की गई चित्रकारी, चूने के सूखे प्लास्टर पर की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? अरे फ्रेस्को सेको कहलाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको। कागज़ पर जो आपकी चित्रकारी होती है, जिसमें देवी देवताओं के चित्र आपके बनाए जाते हैं, उसे आपके नाम दिया जाता है बच्चों, क्या? पाना। अरे क्या नाम दिया है? बोलते हैं क्या? अच्छा जी, दीपावली के अवसर पर किसका पाना लाया जाता है? अरे हाँ या ना? घर में जो भी आपके पूजा वूजा की जाती है, दीपावली के ऊपर आराधना की जाती है, तो दीवार के ऊपर लक्ष्मी जी का पाना लगाया जाता है। हाँ या ना? अरे बोलो। गणेश जी के भी पाने आते हैं क्या? क्यों गणेश जी के ही क्यों, सभी देवताओं के आते हैं क्या? लेकिन बच्चों, पाना जो है वह सबसे अधिक श्रृंगारिक अगर किसी का माना जाता है तो वह आपके माना जाता है
जो आपके श्रीनाथ जी आते हैं। किनका? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? या फिर मैं यूं कह दूं कि आपके सप्तध्वजा के स्वामी हैं क्या? श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा के स्वामी की बात अगर की जाएगी, इनका पाना जो है वह आपके सबसे अधिक श्रृंगारिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ पाना माना जाता है। तो मैंने कहा कागज के ऊपर चित्रकारी को पाना कहते हैं और श्रीनाथ जी का पाना आपके सबसे अधिक श्रृंगारिक या सर्वश्रेष्ठ पाना माना जाता है। लिखेंगे आगे, लाइन चेंज करके स्टार लगा करके लिखिएगा। कागज पर चित्रकारी को, कागज पर चित्रकारी को पाना कहा जाता है। कागज पर चित्रकारी को पाना कहा जाता है। तथा श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा के स्वामी, श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा के स्वामी का पाना, श्रीनाथ जी या सप्तध्वजा के स्वामी का पाना सबसे अधिक श्रृंगारिक होने के कारण, सबसे अधिक श्रृंगारिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे अधिक श्रृंगारिक होने के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किसका पाना? अरे बच्चों, श्रीनाथ जी का है क्या? अब देखिएगा, मैंने आपको ये बताया कि राजस्थानी चित्रकला क्या अपभ्रंश शैली में विकसित हुई है? किस शैली में? अरे बोलिए। और मैंने ये कहा है कि क्या 1500 ईस्वी के लगभग इसका विकास हुआ था क्या? चित्रकला का आगमन सबसे पहले, इसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में इनकी पुस्तक आई थी, कौन सी, जिसमें इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया था क्या? और अध्ययन की दृष्टि से हम राजस्थानी चित्रकला को आपके 4 अलग अलग स्कूलों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे एक आता आपका मेवाड़, एक आता है मारवाड़, एक आता है ढूंढाड़ और एक आता है हाड़ौती। और इन स्कूलों में भी आपके विभिन्न शैलियाँ आएंगी। जैसे मेवाड़ में सबसे पहले उदयपुर शैली, इसके बाद चावंड, इसके बाद नाथद्वारा, इसके बाद आपके शाहपुरा और इसके अलावा देवगढ़ ठिकाने की आपके शैली। ये सभी हम आपके मेवाड़ स्कूल में पढ़ेंगे। मारवाड़ में मारवाड़ या जोधपुर, जोधपुर के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, इसके साथ आपके अजमेर, अजमेर के अलावा किशनगढ़, ये सभी शैलियाँ आपके पढ़ेंगे हम मारवाड़ में। साथ ही साथ घाणेराव की भी बात करेंगे वहीं पर। एक आते हैं आपके ढूंढाड़, ढूंढाड़ में जयपुर, जयपुर के अलावा आपके शेखावाटी जो हवेलियों में भित्ति चित्रांकन का कार्य हुआ, अलवर की जो चित्र शैली आती है, साथ ही साथ उनियारा टोंक की जो उपशैली आपकी चित्रकला में विकसित हुई। और एक आती है आपके हाड़ौती, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाले क्षेत्र में जो चित्रकारी आती है, इनके बारे में बात करेंगे। और हमें प्रत्येक स्कूल के अलग अलग शैलियों के बारे में डिस्कस यहाँ पर करना है और फिर जाकर के चित्रकला का मामला होगा सेट। तो लिखेंगे राजस्थानी चित्रकला का विकास, वैज्ञानिक विभाजन व नामकरण। राजस्थानी चित्रकला का विकास, वैज्ञानिक विभाजन व नामकरण राजस्थानी चित्रकला का क्या है? विकास। विकास कब हुआ? लगभग 1500 ईस्वी में हुआ था क्या? और मैंने कहा किस शैली की है ये? अपभ्रंश शैली की। तो लिखेंगे इसमें राजस्थानी चित्रकला अपभ्रंश शैली की
राजस्थानी चित्रकला अपभ्रंश शैली की चित्रकला है। राजस्थानी चित्रकला अपभ्रंश शैली की चित्रकला है जिसका विकास लगभग 1500 ईस्वी में हुआ। जिसका विकास लगभग 1500 ईस्वी में हुआ, अर्थात पंद्रहवीं सदी के अंत, या 16वीं सदी के प्रारंभ में, यह विकसित हुई। स्टार फुल पत्ती लगा करके लिखेंगे। इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। तो इस आनंद कुमार स्वामी का नाम जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो किया गया राजस्थानी चित्रकला का, किसके द्वारा किया गया? आनंद कुमार स्वामी ने कब किया? 1900। बोलो भारत माता की।